नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की खबरों का सुपरहिट शो राजनीति। बंगाल में हो रही हिंसा पर ममता सरकार चाहे जितना पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच है जो सामने है। और इसी सच के बाद ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी है। बंगाल में दंगा पीड़ित हिंदू दर दर ठोकरे खा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला तक नहीं है। और इसलिए बंगाल के राज्यपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। वहां हिंदुओं की आप बीती सुनी। राज्यपाल, एनआरसी, महिला आयोग की टीम ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वो पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को बेनकाब कर रहा है। ये टीम सीधा मालदा पहुंची, जहां शरणार्थियों के शिविर हैं। टूटे बिखरे परिवारों की आप दास्तान देखेंगे तो आपके जहन से सिर्फ चित्कार नजर आएगी। कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया गया, कैसे हिंदुओं की हत्याएं की गई, मासूम बच्चों, औरतों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में हिंसा, चौतरफा घिरी ममता। एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, गवर्नर ग्राउंड से पैनी नजर। हिंसाग्रस्त इलाके में दौरा, सच सामने आएगा। 3 तस्वीरें, 3 दौरे और एक सवाल। ममता राज में आखिर बंगाल क्यों जला? जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर बंगाल सुलगा, उस पर अब सवालों की आंच सीधे ममता सरकार तक पहुंच चुकी है। मालदा से मुर्शिदाबाद तक दंगे वाले इलाके और शरणार्थी शिविरों की चीखें अब जिम्मेदार संस्थानों तक सुनाई दे चुकी हैं। एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू और बंगाल के राज्यपाल, तीनों ने खुद ग्राउंड पर जाकर ममता शासन के जंगल राज की वास्तविक तस्वीर देखी। मुर्शिदाबाद, जहां पर घर जले, जहां हिंदुओं का मर्डर हुआ, जहां औरतें अब भी सहमी बैठी हैं, उन सब के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि राज्यपाल समेत देश की 3 बड़ी संस्थाओं ने आज ग्राउंड पर पड़ताल की। सबसे पहले आज एनएचआरसी की टीम मालदा के शरणार्थी शिविरों में पहुंची, जहां टूटे बिखरे परिवारों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मुर्शिदाबाद में महिलाओं से मुलाकात की, जिन्होंने हिंसा में अत्याचार की दिल दहलाने वाली कहानियां बताई। हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है। क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है। उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, जो राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं, वो खुद बंगाल के रिलीफ कैंप पहुंचे, जहां पर उन हिंदुओं ने शरण ली है जो दंगों के बाद घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हुए थे। राज्यपाल पीड़ितों से मिले, उनका दर्द सुना और कहा कि हालात गंभीर हैं, उचित कार्रवाई हो। Is to bring the situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs, then I'll take proactive action to redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comment. इससे पहले कल मुर्शिदाबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने की अपील की थी। ममता ने कहा था कि गैर स्थानीय लोग अभी मुर्शिदाबाद का दौरा करने से बचें। राज्यपाल से कुछ और दिन वेट करने की अपील की गई थी। ममता ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्होंने खुद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं करने का फैसला लिया है। उधर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी और इसे लेकर 11 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है। अब तक पुलिस ने यहां पर हुई हिंसा को लेकर 60 एफआईआर दर्ज की हैं और 274 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब एनएचआरसी, महिला आयोग और राज्यपाल सच उजागर कर रहे हैं और बंगाल की जनता ममता बनर्जी से इंसाफ मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए लाए गए नए कानून पर देश की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली, और इसी को लेकर मुसलमान से भिड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून को काला कानून बता रहे हैं, तो मौलाना साजिद रशीदी खुलकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतर आए।
देशव्यापी आंदोलन करके कानून वापस करवा करके ही दम लेंगे। वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया। ओवैसी तो देश में दंगा कराना चाहता है। न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर तो लड़ाई है, लेकिन अब मुस्लिम समाज के भीतर भी द्वंद्व शुरू हो चुका है। वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हंगामा उठा और इस बार वक्फ कानून पर भाईजान वर्सेस भाईजान की जंग शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं और इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे अंदाज में कहा कि ये कानून वक्फ को बचाने का नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया। ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। लेकिन ओवैसी की इस आग उगलती जुबान पर अब उनके ही मजहबी खेमे से तलवारें खिंच चुकी हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने सीधा हमला किया कि ओवैसी दंगा करना चाहते हैं और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ओवैसी तो देश में दंगा कराना चाहता है और दंगा भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं, इस लेवल पे कराना चाहता है कि उसको ये कहने का मौका मिल जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब हमें दूसरा मुल्क दे दो। पाकिस्तान की तरह वो जिन्ना बनना चाहता है और पाकिस्तान के लिए एक नए पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता खोलना चाहता है। इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने आज़ादी के बाद नहीं माना, तो फिर इसकी पार्टी इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन को कैसे मान लेंगे। तो मुसलमान इससे भी बाखबर रहें, होशियार रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये आदमी किसी का नहीं है। इसके पास बहुत सारी वक्त की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए आपको सड़कों पर लाकर उन प्रॉपर्टियों को बचाना चाहता है। तो वहीं देवबंदी तबके के बड़े चेहरों में शामिल मौलाना अरशद मदनी भी मैदान में कूद चुके हैं और उनका कहना यह कि हम किसी के मजहब में दखल नहीं देते तो कोई हमारे मजहब में भी दखल ना दे। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी की ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को रोकने के लिए लाया गया नया वक्फ कानून कुछ नेताओं को फूटी आंख नहीं बार रहा। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का विरोध अब न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि आपसी खेमेबाजी और मतभेदों की खुली जंग में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल से एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट लेकर आ रही है बीजेपी और बीजेपी शुरू करने जा रही है वक्फ को लेकर जन जागरण अभियान। ये जन जागरण अभियान क्या है? क्या इस जन जागरण अभियान से जो मुसलमान ये मानकर चल रहे हैं कि वक्फ कानून उनके अधिकारों को छीन लेगा, ये सारे भ्रम तोड़ पाएगी बीजेपी? इस रिपोर्ट में उत्तर देखिए। बीजेपी का यूपी प्लान मिशन मुसलमान। जन जागरण अभियान से समझेंगे भाईजान। देश भर में वक्फ कानून को लेकर संग्राम, शहर शहर प्रदर्शन, वक्फ कानून को वापस लेने की मांग। लेकिन इसी बीच कल से बीजेपी देश भर में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसका मकसद है मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताना और जो इस कानून के नाम पर मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करना। इसी मिशन के तहत बीजेपी देश भर में मुस्लिम समाज, गरीब मुसलमानों, पसमानदा समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक और अभियान का खाका तैयार किया, जिसे वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का नाम दिया गया।
वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। उससे पहले बीजेपी ने तमाम पोस्टर्स वक्फ बिल को लेकर लगा दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ये लिखा है कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा। इस तरह का टैग जो है वो इस पूरे पोस्टर में लगाया गया है। बीजेपी का प्लान है कि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु, डॉक्टर, वकील, कलाकार, शिक्षक, महिला कार्यकर्ता, मीडिया और सोशल मीडिया हस्तियों को जोड़कर टाउन हॉल किया जाए। राज्यों की राजधानी में महिला नेताओं के साथ विशेष महिला टाउन हॉल किया जाए। सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ संवाद किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन किया जाए। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठकें की जाएं। घर घर प्रचार अभियान चलाया जाए और हर मंडल में महिला संवाद और मुस्लिम महिला संपर्क अभियान चलाया जाए। इसके अलावा डिजिटल अभियान के जरिए वीडियोस के साथ वक्फ कानून के फायदे बताए जाएं। बंगाल का मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है और देश का कोई भी मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ खड़ा है। जैसे मैंने पहले बताया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बंगाल की जो सरकार है ममता जी की, ये तमाम लोग ये मुसलमानों को इन्होंने जैसा ये सत्ता की कुर्सी पे मुसलमानों को गुमराह करके ही पहुंचे। अंत्योदय की भावना के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र से इस बिल को लाए हैं और गरीबों का हक गरीबों को मिले। जो पसमंदा हैं, पिछड़े हैं, गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सबको उनका हक मिले, उनकी भागीदारी हो। हालांकि बीजेपी ने अपने नेताओं को साफ कहा कि वक्फ कानून के पक्ष में रोड शो और यात्राएं निकालने से परहेज करें, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारा बना रहे। देश के निचले तबके के मुसलमान को उससे कोई लेना देना नहीं। 1% का फायदा निचले तबके के मुसलमान को उससे नहीं हो रहा था। जिस प्रकार से अब वक्फ कानून आया है वो पारदर्शिता रहेगी और भाजपा का संगठन भी जमीन पर उतरकर अपने मुसलमान भाइयों को इनकी हकीकत बताएगा। बिल तो जो था इसमें ये इस जो बिल आया है उसमें मुसलमानों को जिस प्रकार से कुछ कहा जाए, कुछ नेता, कुछ पार्टियां गुमराह करने का काम कर रही हैं, लेकिन वक्फ बिल में संशोधन करके जो निचले तबके का मुसलमान है उसको फ़ायदा देने का काम सरकार करेगी। कानून तो कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को। जैसे कि उसमें है कि जो हिंदुओं को जगह, ज़्यादातर मुसलमानों को जो ऐतराज़ है उसमें यही है कि हिंदुओं को जो जगह दिया गया, दो जो है जो उसमें रखा है 2 लोगों को, वो दूसरा जो है वक्फ बाय यूज़र जो है, अगर वो प्रावधान हट जाए तो मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। जो वक्फ कानून आया है ये मुसलमानों के हक में है, लेकिन वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो लोग समझ जाएंगे तो उसको वो लोग अपना लेंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश ये कि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से मिलकर वक्फ कानून के फायदे गिनाए जाएं। देश भर के आम मुसलमानों में वक्फ को लेकर जो भ्रम बना है उसे दूर किया जाए। लेकिन वक्फ कानून को लेकर जिस तरह के हालात अभी बने हैं उसे देखते हुए ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ के नाम पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में। ये 2017 के बाद हर कब्जा गैंग पर योगी फोर्स एक्शन कर रही है और आज भी यूपी के 2 शहरों से ऐसे ही कब्जा गैंग पर एक्शन की तस्वीर सामने आई। बदायूं में बिना सरकारी आदेश के मस्जिद बनाई जा रही थी तो बरेली में कब्रिस्तान की जमीन पर मजार बना दी गई। यूपी में मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान के लिए अवैध कब्जे पर लगातार गाज गिर रही है। वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद योगी फोर्स का एक्शन तेज हो गया है। बदायूं में प्रशासन ने बिना आदेश के बनाई जा रही मस्जिद को सील कर दिया, तो वहीं बरेली में वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा की गई जमीन को मुक्त करा दिया गया। बरेली के सीबीगंज थाना इलाके में भूमाफिया ने कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा कर लिया था। और तो और उस गांव के ही एक मुस्लिम शख्स ने मजार बनाकर झाड़ फूंक का धंधा शुरू कर दिया। गांव के ही एक शख्स ने जब ये शिकायत दर्ज कराई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। धार्मिक स्थल बनवाकर केवल वोट बैंक की राजनीति की पिछली सरकारों ने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचवाया। अब माननीय योगी जी से मैं यही मांग करूंगा, ऐसी सैकड़ों संपत्ति पूरे प्रदेश में है जिनका मुक्तिकरण और जिनका खुलासा होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 3 बीघा जमीन पर मजार बना ली थी। मजार को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर भी करा लिया और अपनी पत्नी समेत पूरे परिवार को ट्रस्टी बना दिया।
शिकायत मिलने पर जब प्रशासन ने जांच कराई तो राजस्व रिकॉर्ड में ये सरकारी जमीन निकली, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। पुलिस ने आरोपी सब्जे अली समेत उसके परिवार के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूटरचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। बरेली में वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था तो बदायूं में बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, मगर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध मस्जिद को तुरंत सील कर दिया और दरवाजे पर मोटा ताला भी जड़ दिया। जांच में पता चला है कि ये जमीन एक प्राइवेट डॉक्टर की है, लिहाजा प्रशासन ने उसे भी हिरासत में ले लिया। दरअसल यूपी में ऐसी 1, 2 या 10-20 नहीं बल्कि हजारों संपत्तियां हैं जिस पर या तो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है या फिर वहां अवैध मस्जिद, अवैध मजार और अवैध दरगाह बना दी गई। मगर नए वक्फ कानून के बाद ऐसी तमाम कब्जा गैंग पर योगी फोर्स हंटर चलाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में 2 मुद्दे लगातार उठे, लैंड जिहाद और लव जिहाद। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार हो या महाराष्ट्र, ऐसे जिहादी गैंग से भरमार है जिनसे बचने के लिए भोपाल में एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया। एक स्पेशल पाठशाला शुरू कर दी गई। ये पाठशाला स्कूलों में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल के मंदिरों में लगाई जाएगी। लव जिहाद और लैंड जिहाद से बचने के लिए मंदिरों में पाठशाला कैसे काम करेगी और क्या पढ़ाई वहां पर होगी, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद। कहीं हिंदू बेटियों को बहलाना फुसलाना। कहीं मस्जिद मजार के बहाने जमीन कब्जाना। देश के 3 बड़े सूबों से लव जिहाद और लैंड जिहाद की 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। बिहार के वैशाली में मुस्लिम युवक ने अपनी मुस्लिम दोस्त के जरिए उसकी हिंदू सहेलियों से दोस्ती की और उनका यौन शोषण किया। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में एक मुस्लिम युवक ने कॉलेज जाने वाली 7 से 8 हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। वहीं भोपाल में सरकारी जमीन पर मजार बना दी गई, वो भी सरकारी कर्मचारियों के रहने वाले फ्लैट्स के बीचों बीच। यानी कहीं लव जिहाद तो कहीं लैंड जिहाद। और ये तस्वीरें तो महज बानगी भर हैं। देश के हर दूसरे शहर से ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। लिहाजा इनसे बचाने के लिए मध्य प्रदेश के हिंदू संगठनों ने एक खास मुहिम शुरू की है। भोपाल के मंदिरों में हिंदू संगठनों की ओर से लव जिहाद, लैंड जिहाद से बचाने के लिए पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी, साथ ही लव जिहाद से बच्चों को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। इस मंदिर में पाठशाला लगाई जा रही है लव जिहाद और लैंड जिहाद से बचने के लिए। तो क्या कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ शिक्षा इस मंदिर में दी जा रही है पेरेंट्स को? देखिए, यहाँ पे मंदिर का जो उद्देश्य है वो धर्म की और समाज में जागृति लाने के लिए मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि लव जिहाद क्या होता है, लैंड जिहाद क्या होता है, आपके ऊपर किस तरीके का समाज में खतरा आ सकता है, क्या हो सकता है। तो वो सब जानकारियाँ जो हैं वो मंदिरों के माध्यम से दी जा रही हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है जिसमें वो गलत रास्ते पर ना जाएं और अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का नियम पूर्वक पालन करते रहें। दरअसल मध्य प्रदेश में लव जिहाद के काफी आंकड़े सामने आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 24 के बीच लव जिहाद के 216 मामले आए, जिसके आरोप में 329 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। जिस व्यक्ति ने जिस धर्म में जन्म लिया है उसके लिए उसके दायित्व होते हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो उनको करना चाहिए। अपने धर्म के लिए हर आदमी को करना चाहिए। हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को भी बुरा नहीं लगना चाहिए और किसी और विशेष वर्ग को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर ये गंभीर होते, सरकार में जो बैठे लोग हैं तो वो पाठशालाएँ लगाते कि कैसे हम रोज़गार पाएँ, कैसे हम हमारे पूरे समाज को सुरक्षित करें, जो एक पूरा इंक्लूसिव है सबके साथ। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो क्या 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मेपन से काम कर रही थी? दरअसल हिंदुओं के साथ अपराधों की फहरिस्त में
नए नए जिहाद जुड़ते जा रहे हैं और देश की सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी हिंदू परिवार अपनी बेटियों और जमीनों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। भोपाल से अनिल नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बाद सीधा रुख महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर फिर एक्शन और आज बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रदर्शन किया। किरीट सोमैया पुलिस स्टेशन पहुंचे, 72 मस्जिदों की लिस्ट के साथ पहुंचे और मांग की कि इन 72 मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अवैध तरीके से मस्जिदें बनी हैं और एक्शन होना चाहिए। मुंबई में मस्जिदों के अंदर अवैध लाउड स्पीकर्स पर नकेल कसने की लगातार किरीट सोमैया की मुहिम जारी है। किरीट सोमैया ने आज एक बार फिर से इसी को लेकर मुंबई में प्रदर्शन किया, जहां वो पुलिस स्टेशन के बाहर अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। किरीट सोमैया ने दरअसल मुंबई के गोवंडी में 72 मस्जिदों पर अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सोमैया का दावा है कि ये लाउड स्पीकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं और पुलिस इस पर लंबे समय से कोई एक्शन नहीं ले रही। पुलिस स्टेशन ने शुरुआत की है, लाउड स्पीकर परमिशन रद्द की, लाउड स्पीकर जब्त करने की शुरुआत की, सिर्फ बॉक्स स्पीकर की परवानगी होगी। महाराष्ट्र सरकार के अगले सप्ताह में और नई कड़क नियमावली आ रही है। जो मस्जिद के पास ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट होगा, चैरिटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट होगा, उसी को बॉक्स स्पीकर की परवानगी मिलेगी। इतना ही नहीं, किरीट सोमैया ने इस पूरे इलाके में लैंड जिहाद का भी आरोप लगाया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ये सब अब नहीं चलने वाला। मस्जिद के नाम से लैंड जिहाद बड़े प्रमाण में चल रहा है। कहीं पर भी सड़क पे, गार्डन पे, मैदान में, दरिया किनारे पे एक झोपड़ा लगा देते हैं, हरा झंडा लगा देते हैं, 4 दिन के बाद में बोर्ड आ जाता है हरिया मस्जिद, जमलिया मस्जिद, और उसके बाद में फिर भोंगे आ जाते हैं। अब ये दादागिरी के सामने हम मैदान पे उतरे हैं। जहां एक तरफ लगातार पुलिस और सरकार इसे लेकर एक्शन मोड में है, वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद मुलुंड की मस्जिदों का जायजा लेने के लिए हमारी टीम पहुंची तो देखा कि लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। वो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस तरफ कहाँ पर जो है, कहाँ पर ये डंडे के ऊपर इधर ही लगा हुआ था, तो वो बरसात में लगाते थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो नहीं है फिलहाल। मतलब जब से ये वक्फ बोर्ड का ये चालू है तब से तो नहीं है सब। तो अभी ये सब को लेके किरीट सोमैया को क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि भोंगा है, लेकिन यहाँ पर जैसे जी न्यूज़ की टीम देख रही है, चाहेंगे कि भाई हाँ नहीं इधर तो मोटर है वो। हम लोग तो ये उनको मैसेज देंगे भाई भाईचारा रखो सबके साथ में, हम लोग भी उनके सबके साथ में है, और हम लोग तो कोई ऐसी कोई बात नहीं करेगा भाई हिंदू मुसलमान के बारे में या किसी के भी बारे में। दिल्ली का सीलमपुर इलाका फिर चर्चा में। सीलमपुर के जे ब्लॉक में एक लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप लगा मुस्लिम लड़के साहिल पर और वारदात के बाद से इसी बात को लेकर सीलमपुर में तनाव है। लोग सड़कों पर हैं, परिजन भी पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी भी प्रदर्शन जारी है। नौबत ये आ चुकी है कि वहां रह रहे हिंदुओं को डर है कि घरों के बाहर अब पलायन के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि दिल्ली के सीलमपुर की जनता अब योगी मॉडल को याद कर रही है। हमारे इतने लड़के खत्म हो गए, एनकाउंटर करना चाहिए, छुट जाते हैं फिर वही वारदात करते हैं। हिंदुओं को मारते हैं, हिंदू की बहन बेटी को छेड़ते हैं, चौक पे इनका ग्रुप रहता है पूरा। कोई भी हमारी कोई मदद करता नहीं, हम योगी मोदी से अपनी मदद मांगना चाहते हैं। दिल्ली में मर्डर का मजहबी कनेक्शन। दिल्ली का मुस्लिम मोहल्ला हिंदू के मर्डर से दहला। हिंदुओं का पलायन, योगी से मदद की गुहार।
राजधानी दिल्ली का सीलमपुर इलाका सड़क के बीचों बीच मर्डर से दहल गया। एक 17 साल का लड़का जिसका नाम कुणाल था, वो दूध लेने निकला था लेकिन घर वापस नहीं आया। माता पिता की आंखों का तारा अब सिर्फ तस्वीर बन गया। पूरा घर बीमार है। 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में गम और गुस्सा है। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि इस हत्या का आरोप एक मुस्लिम युवक साहिल पर लगा है। परिवार का आरोप है कि यह सिर्फ झगड़ा नहीं, सोची समझी साजिश है। उनका यह भी दावा है कि इलाके में हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को मारते हैं, हिंदू की बहन बेटी को छेड़ते हैं। चौक पे इनका ग्रुप रहता है पूरा, 8-8, 10-10 लड़के घूमते हैं, कट्टे लगा के, चाकू लगा के। पुलिस प्रशासन कुछ करता नहीं है। हिंदुओं के लड़कों को, हिंदू को टारगेट करना, हिंदू को मारना, यही उनकी प्लानिंग है। और उसको कल घेर के ले गए वहाँ। कुणाल की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया, प्रदर्शन किया और एक ही मांग की, आरोपी को फांसी दो, कुणाल के हत्यारे को बख्शा ना जाए। जी न्यूज जब कातिल साहिल के घर पहुंचा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यही कमरा है जिसमें साहिल रहता है, ये उसका ही कमरा है ये। और यहाँ पर अभी इस समय देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है इस पूरे के पूरे कमरे में। कल रात से ही यहाँ पर ताला लगा हुआ है। जब से हत्याकांड होने के बाद से साहिल यहाँ से फरार है और मुख्य आरोपी के तौर पर साहिल है। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर में इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। मुस्लिम मोहल्ले में कुणाल की हत्या के बाद इलाके के हिंदू परिवारों में डर का माहौल है। सीलमपुर इलाके में योगी मॉडल की मांग उठ रही है। लोग योगी को इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं और योगी की नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। कुछ पोस्टरों पर लिखा था, योगी जी हमें बचा लीजिए। 6 जने मर गए और हमें परेशान हो गए। अब हमें मकान बेचना है जी, और नहीं तो हमारे कोई मदद नहीं करने आ रहा है। योगी और मोदी आएंगे तो हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। कोई भी हमारी कोई मदद करता नहीं। हम योगी मोदी से अपनी मदद मांगना चाहते हैं। प्रशासन की ढील है, तमंचे लेके घूमना आम है, छेड़ाछाड़ी करना आम है, गोली चलाना आम है। 14 से 15 साल के बच्चे खूब तमंचे लेके घूमते, कोई प्रशासन का कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल होता तो ये नौबत ही नहीं आती। यहाँ पर गुंडागर्दी ज्यादा है और यहाँ कोई सुनाई नहीं है किसी की। हाँ, ना ही कोई पुलिस करती है, ना ही कुछ करती है, सुनाई कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि अब इस इलाके में हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है। हर दिन धमकियां, छेड़छाड़ और हत्या। हमारा क्या कसूर है? हमें योगी मॉडल चाहिए और कुणाल के कातिल साहिल पर बुलडोजर एक्शन चाहिए। हमारे इतने लड़के खत्म हो गए, एनकाउंटर करना चाहिए। छुट जाते हैं फिर वही वारदात करते हैं। वो उसको एनकाउंटर होना चाहिए कायदे में, कोई भी हो जाए इसमें। की समाज का हो, कोई बरादरी का हो, कोई भी ऐसा करे तो तुरंत एनकाउंटर। हमारी मदद करो, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हिंदू पार सब जा रहे हैं, यहाँ से बेच के जा रहे हैं। अगर उनकी मदद मिल जाए तो हम यहाँ रुक जाएंगे। कुणाल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने बताया कि वो दूध लेने गया, जहां उस पर चाकुओं से वार कर दिया। परिवार मौके पर पहुंचा तो कुणाल खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। दूध लेने के लिए 7 बजे निकला। 7 बजे के बाद 15-20 मिनट बाद उसको खबर आ गई कि कुछ लड़कों ने लड़की ने चाकुओं से गोद दिया से। लड़की ने चाकुओं से गोद दिया? हाँ, लड़की साथ थी जो मरवा रही थी चाकुओं से, अपने भाई से और साथियों से। ये कौन लड़के थे? लड़का साहिल, गुसरा का भाई और गुसरा और उसके साथी। अच्छा, उन लड़कों ने वार किया है, साथी जिक्रा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगर हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है तो सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि सीलमपुर की इस जंग में सवाल सिर्फ कुणाल की हत्या का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय की सुरक्षा का है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीलमपुर में कुणाल का मर्डर हुआ, इसका सीधा कनेक्शन एक गैंगस्टर लड़की से जुड़ रहा है। वो लड़की जिसका नाम से लोगों में दहशत, हमेशा एक गैंग के साथ घूमती है। नाम कुणाल के घर वाले बार बार ले,
वो लड़की कौन, वो लड़की कौन है जिसका नाम कुणाल के परिवार वाले ले रहे हैं और जिसका खौफ सीलमपुर के लोगों के जहन में बसा हुआ। दिल्ली में लेडी डॉन जिक्रा का खौफ, गैंगस्टर गर्ल जिक्रा ने कुणाल को मारा। मर्डर, खूंखार गैंग और लेडी डॉन, हाथ में तमंचा, सोशल मीडिया पर रील और बदमाशों का गैंग। जिक्रा को रीलबाजी का जुनून है। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, जहां वो पिस्टल लहराकर अपनी दबंगई दिखाती है। लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जिक्रा की ये दबंगई अब खून की स्याही से लिखी जा रही है। लेडी डॉन जिक्रा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। मार्च में ही हथियार रखने के आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था, जब ये होली के दिन देसी कट्टा लहरा रही थी, लेकिन फिर जमानत पर छूट गई और फिर से अपराध की दुनिया में छा गई। सीलमपुर इलाका खौफ के साए में जी रहा है और इसकी वजह है 17 साल के कुणाल का मर्डर, जिसका आरोप सीधे तौर पर जिक्रा पर लगाया जा रहा है। ये वही लड़की है जिसे लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं और इसका घर कुणाल के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। जिक्रा का भी घर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिक्रा का घर यहां से महज चंद कदमों की दूरी पर ही है और ये कहा जाए कि तकरीबन 100 मीटर 150 मीटर पर ही जिक्रा का घर है, जो कि यहाँ का मुख्य आरोपी क्या उसका भी नाम आ रहा है। और लेडी डॉन के तौर पे जिक्रा को यहाँ पर कहा जाता है। लेडी डॉन है जिक्रा और उसके कई फोटोज आए हैं, वीडियोस आए हैं जिसमें वो पिस्टल लिए हुए सामने यहाँ पर दिखाई देती है। पड़ोसी यहाँ पर कह रहे हैं कि 4-5 महीने से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं ये। जिक्रा सोशल मीडिया पर रील्स बनाती है और अपनी आपराधिक ताकत और आतंक से पूरे इलाके में एक भय पैदा करती है। लेडी डॉन जिक्रा कौन है ये भी जान लीजिए। आपराधिक छवि, हथियार रखने का आरोप, हथियारों के साथ रील, गुंडागर्दी का आरोप, हथियार लहराते हुए वीडियो, जमानत पर रहा। कुणाल के पिता का सनसनीखेज आरोप है कि एक गैंग ने कुणाल की घेर कर उसकी हत्या कर दी। ये वो गैंग है जो जिक्रा के इशारे पर काम करता है। पुलिस ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिक्रा का नाम बार बार सामने आ रहा है। वो अभी थोड़े दिन पहले होली पे पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में। अच्छा। वो लड़कों के साथ घूमती, ग्रुप बना के बदमाशों का। अच्छा। हाँ, हिंदुओं के लड़कों को, हिंदू को टारगेट करना, हिंदू को मारना। अच्छा। यही उनकी प्लानिंग है। अच्छा। और उसको कल घेर के ले गए वहाँ चौक पे से, इस वाले से वहाँ ले गए पुलिस। तो कुणाल का भी पहले से कोई झगड़ा था या झगड़ा नहीं था सर जी, कोई झगड़ा नहीं। कुणाल को मारने के पीछे वजह क्या मानते हैं? वजह यही है सर जी कि हमारे को कोई पहले पैसों की छीना जब टीवी हुई है, वो मोबाइल छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। जिक्रा अपने स्टाइल और अंदाज के साथ अपनी क्राइम की दुनिया के लिए जानी जाती है। उसके हाथ में हमेशा एक तमंचा रहता है और उसके पास गुंडों की पूरी टोली है। इस गैंगस्टर गर्ल जिक्रा का ताल्लुक उस हाशिम बाबा के गैंग से भी है, जिसका दबदबा ड्रग्स, हत्या और वसूली तक फैला है। सूत्रों का दावा है कि जिक्रा कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की करीबी थी, जो हाल ही में ड्रग्स तस्करी में जेल गई। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा ने अपना गैंग खड़ा किया और अब कुणाल की हत्या में उसी के गुंडों का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों के नाम का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की बरसात वाली तस्वीर को बदलने के लिए अभी से ग्राउंड पर हैं, ताकि इस साल दिल्ली के लोगों को जल भराव का सामना ना करना पड़े। दिल्ली में दुर्गा फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। राजधानी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम बीती रात सड़कों पर उतरी। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर रखी गई। तो सुबह होते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर नजर आई, ताकि इस बार मानसून में दिल्ली वालों को जल भराव की समस्या से दो चार न होना पड़े। सबसे पहले बात दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रेखा सरकार की सख्ती की, जिसके तहत दिल्ली पुलिस रात को सड़कों पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसका मकसद है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना,
ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम लगाना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसे लेकर बीती रात राजधानी की कई जगहों पर स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया। पहली तस्वीर राजधानी के सिविल लाइंस इलाके की है, जहां गश्त अभियान के दौरान एक-एक गाड़ी को चेक किया गया। दूसरी तस्वीर डिफेंस कॉलोनी की, जहां पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाया। तो तीसरी तस्वीर नेहरू प्लेस इलाके की है, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। ये जो एक अभियान चला है कि हर महीने में 2 ऐसी रात होगी जिसमें जनरल गश्त रहेगी, जिसमें कई सीनियर अफसर और मैक्सिमम फोर्स जितनी रहेगी वो रात में गश्त पे रहेगी। तो उसी के तहत यह जनरल गश्त का आयोजन किया गया है, जो 11 बजे से लेके 3 बजे तक चलने वाली है। इसी बीच दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऐसे रईसजादे को रोका जो अपनी ठसक दिखाने लगा और पुलिस के साथ बहसबाजी करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसकी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। उसकी कार से बियर की कैन भी मिली जो खुली थी, यानी वो बियर पीकर, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस एक बार फिर से रात में पूरी फोर्स के साथ में सड़क पर उतरी है और उसी के साथ जो जनरल गश्त है वो की जा रही है। पेट्रोलिंग जो है वो दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। पिछले महीने से ही दिल्ली पुलिस रात्रि गश्त के साथ विशेष सुरक्षा अभियान चला रही है, जिसके तहत पूरी रात पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर गश्त कर गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। एक तरफ दिल्ली की दुर्गा फोर्स एक्शन में है, तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी फुल फॉर्म में है। मॉनसून से पहले रेखा गुप्ता ने जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है, ताकि दिल्ली में फिर से वही तस्वीरें नजर न आए जो हर साल बरसात के दिनों में दिखाई देती हैं। मिंटो रोड में हर साल मॉनसून के मौसम में पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीरें 2020 की हैं, जब मिंटो रोड पर एक बस डूब गई थी। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और रेखा सरकार इस तस्वीर को बदलना चाहती है, लिहाजा अभी से ही कमर कस चुकी है और ग्राउंड पर उतरकर अधिकारियों को एक्शन का निर्देश दे रही है। दिल्ली की दुर्गा ने इस बार ऐलान कर दिया है कि इस साल तस्वीर बदल कर ही रहेंगी, लिहाजा दिल्ली में इस बार जल भराव वाले इलाकों की लिस्ट बनाई जा रही है और अभी से ही उस पर जमीनी स्तर पर काम होना शुरू हो चुका है। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। अब बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।